नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन देखेंगे। तो हम देखते हैं कि गारसा दतासी जो एक फ्रेंच विद्वान थे जिन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा था? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। ये ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसमें 738 रचनाकार थे। एंदुई जो तत्सम भाषा प्रधान तत्सम शब्द प्रधान हिंदी को कहा गया, और हिंदुस्तानी किसको कहा गया था? अरबी भाषी शब्दों की प्रधानता वाली हिंदुस्तानी अर्थात उर्दू को कहा गया था। और ठाकुर शिव सिंह सेंगर जिन्होंने ग्रंथ लिखा था, कौन सा? शिव सिंह सेंगर जिन्होंने लिखा शिव सिंह सरोज। ये हिंदी साहित्य इतिहास के दोनों क्रम में लिखे गए ग्रंथ थे। गारसा दतासी ने लिखा इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। शिव सिंह सेंगर ने लिखा शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 ईस्वी में लिखा गया था। 1883 ईस्वी में लिखा गया था। इस ग्रंथ की खासियत ये थी कि ये हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ था। परंतु इन दोनों ग्रंथों में क्या है? काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। सर्वप्रथम जो काल विभाजन का प्रयास किया वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को कितने युगों में? 11 युगों में बांटा था। इनकी पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये अंग्रेजी में लिखा गया ग्रंथ था। ये एक पत्रिका के विशेषांक के तौर पर तो 1888 ईस्वी में लिखा गया था, जबकि पुस्तकाकार रूप में इसको 1889 में प्रकाशित करवाया गया था। ठीक है। इसमें भी क्या है कि काल क्रम का जो है काल विभाजन का प्रथम बार प्रयास किया गया था, और ये कालानुक्रम पद्धति में रचित था। और ये प्रथम बार ऐसा कोई ग्रंथ था जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों का प्रयोग किया गया था। सिर्फ हिंदी के रचनाकारों का उल्लेख था। इन्होंने भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा था। इन्होंने भक्तिकाल के उदय के कारण ईसाईयत माना था। ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ साथ साथ में। अब देखिए, इन्होंने 11 युगों में बांटा। तो पहला युग क्या बताया इन्होंने? चारण काल बताया, पहला युग। दूसरा बताया 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां तुलसी के अन्य प्रवृत्ति। नवा 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अब आप देख सकते हो कि कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान ग्रंथ कब लिखा गया था, ये आपको पता ही होगा। इस ग्रंथ के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी पिछले वीडियो में दी थी, तो आपको भी ये याद होना चाहिए। ये ग्रंथ 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में पुस्तक के रूप में आया था, और 1888 ईस्वी में किस रूप में आया था? पत्रिका के विशेषांक के रूप में। और वो पत्रिका कहाँ से निकलती थी? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उस पत्रिका के विशेषांक के रूप में तो ये आया था 1888 ईस्वी में, और पुस्तक के रूप में ये आया था 1889 ईस्वी में। अब यहाँ अपन देख सकते हैं कि ये भिन्न भिन्न अध्याय दे रखे हैं। ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार की निरंतरता नहीं है। फिर भी ये एक प्रकार का काल विभाजन है। इसी कारण रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सिर्फ अध्यायों का नाम मात्र का युग नहीं कहा। इसलिए इस ग्रंथ का जो 12वां अध्याय है वो इसके 11 ये हो गया, 12वां हो गया विविध परिप्रेक्ष्य। ठीक है। और अतः इनके इस ग्रंथ में कितने हो गए? 12 अध्याय हो गए। ग्रंथ में अध्याय तो 12 है, पर कितने युगों में बांटा था? यदि ग्रेसन का है तो 11 युगों में बांटा था, और हिंदी के साहित्य इतिहास को इन्होंने 11 युगों में बांटा था। अब आगे देखते हैं अपन मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन।
तो मिश्र बंधुओं ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? मिश्र बंधु विनोद। पहले आपको ये पता होना चाहिए, मिश्र बंधुओं में 3 भाई थे, तीनों का नाम क्या था? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और तीसरा गणेश बिहारी, तीसरा था गणेश बिहारी। इन तीनों भाइयों ने मिलकर लिखा था मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। जो ग्रंथ कब लिखा गया था? प्रथम 3 भाग तो लिखे गए थे कब? 1913 में, और चतुर्थ भाग लिखा गया था 1934 में। इस तरह ये ग्रंथ पूरा हुआ था। इस ग्रंथ में नागरी प्रचारिणी सभा काशी प्रकाशक संस्थान था। तो आपको 3 नाम याद रखने हैं मिश्र बंधुओं के। कौन कौन से? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र। इसमें सबसे ज़्यादा कवियों के बारे में उल्लेख है, जो कि कितने हैं? 4591 कवि, 4591 कवियों के बारे में उल्लेख है। और शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 ईस्वी में, उस ग्रंथ का ये उपजीव्य ग्रंथ है। शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो पहले किस रूप में लिखा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर लिखा था। और उसका नाम उस समय क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। लेकिन ये इतना बड़ा था कि इसको किस रूप में प्रकाशित करना पड़ा? पुस्तक रूप में प्रकाशित करना पड़ा, और इसका नाम क्या पड़ गया? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में क्या किया? पहला तो आपके आरंभिक काल, इन्होंने 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक तो माना आरंभिक काल को। फिर आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। इन्होंने आरंभिक काल, मध्य काल और अलंकृत काल को 2 भागों में बांटा, और बाकी के 2 को किसी भी भाग में नहीं बांटा। तो टोटल 5 भाग किए, 5 भाग किए, और उपभाग सहित 8। तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया इन्होंने 8 भागों में किया, जो उपभाग सहित थे, और कुल 5 भागों में इसने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। तो उत्तर आरंभिक काल में 700 से 1444 विक्रम संवत, पूर्व आरंभिक काल में 700 से 1343, और उत्तर आरंभिक काल में 1344 से 1444 विक्रम संवत। मध्यकाल को 1445 से 1680 विक्रम संवत, इसको भी 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल, जिसमें 1445 से 1560 विक्रम संवत और 1561 से 1680 विक्रम संवत। फिर बांटा अलंकृत काल को 1681 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत, जिसमें पूर्व अलंकृत काल को 1681 से 1790 विक्रम संवत और उत्तर अलंकृत काल को 1791 से 1889 विक्रम संवत। परिवर्तन काल का इन्होंने समय बताया 1890 से 1925 विक्रम संवत, और वर्तमान काल का समय विक्रम संवत 1926 से अद्यतन। अब हमें ध्यान रखना है, विक्रम संवत से ईस्वी में परिवर्तन करने के लिए 57 वर्ष घटा दिए जाते हैं। यदि आपको विक्रम संवत से ईस्वी में परिवर्तन करना है तो आप कितने वर्षों को घटा देंगे? 57 वर्षों को घटा देंगे। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन। अभी मैंने बताया था कि रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा ग्रंथ लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो किस रूप में लिखा गया था? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। एक हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से लिखा गया था, विकास के नाम से लिखा गया था। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने क्या ग्रंथ लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, वो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931 ईस्वी। अब ये जो ग्रंथ लिखा गया, ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर लिखा गया। उस वक्त इसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास, और इस नाम से लिखा गया था। और हिंदी शब्द सागर जो भूमिका, हिंदी शब्द सागर है, वो
बाबू श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की देन मानी जाती है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार कि हिंदी शब्द सागर किसके मस्तिष्क की देन मानी जाती है, तो वो बाबू श्याम सुंदर दास होगा। और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्ध साहित्य से माना, सिद्ध साहित्य से माना, सिद्धों की वाणियों से हिंदी साहित्य का आरंभ माना। तो इन्होंने क्या कहा, आदिकाल को वीर गाथा काल का। अब हमने विधेयवादी पद्धति पढ़ी थी, तब मैंने बताया था कि हिंदी में विधेयवादी पद्धति में रचना करने वाले सर्वप्रथम जो रचनाकार है वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो इन्होंने अपना ग्रंथ किस पद्धति में लिखा होगा, तो विधेयवादी पद्धति में लिखा गया था। और विधेयवादी पद्धति में दोहरे नामकरण की पद्धति पाई जाती है। कौन से नामकरण की, दोहरे नामकरण की। तो आप यहाँ देखिए, उन्होंने आदिकाल को आदिकाल भी कहा और वीर गाथा काल भी कहा, और समय उसका बताया 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। और पूर्व मध्यकाल भी कहा और भक्ति काल भी कहा। भक्ति काल का नाम क्या रखा गया, पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल, ये 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। और रीतिकाल को क्या कहा गया, उत्तर मध्यकाल कहा गया, जिसमें 1700 से 1900 विक्रम संवत बताया गया। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा गया, उसकी प्रवृत्ति के आधार पर गद्य काल भी कहा गया, वो 1900 विक्रम संवत से अद्यतन। अब उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान तीन भागों में किसको बांटा है, आधुनिक काल को बांटा है। प्रथम उत्थान को तो उन्होंने भारतेंदु युग का, द्वितीय उत्थान को द्विवेदी युग का, और तृतीय उत्थान को उन्होंने छायावाद का। अब रामचंद्र शुक्ल के बाद हम देखते हैं, अब देखिए इन्होंने मानव मनोविज्ञान एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर भी नामकरण किया है। अब आगे का काल विभाजन देखते हैं, राम कुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन। अब राम कुमार वर्मा के बारे में आपको पता होगा कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कब लिखा गया था, 1938 ईस्वी में। ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, 1938 ईस्वी में लिखा गया था, जिसमें आपके 750 विक्रम संवत अर्थात 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की, 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन है, मतलब संधि काल से लेकर भक्ति काल तक का वर्णन है। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा, संधि चारण काल, आदिकाल को संधि चारण काल कहा। अब इनका काल विभाजन देखिए, इन्होंने संधि काल 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत, चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, और रीति काल को 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल को इन्होंने 1900 विक्रम संवत से अब तक का बताया है। कुछ पुस्तकों में ये 1600 बताया गया है, पर ये 1700 विक्रम संवत तक ही है, ये सही है। अब इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि कहा, किसको कहा, स्वयंभू को, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कहा। फिर अगला देखते हैं अपन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल विभाजन। किसके अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए हजारी प्रसाद इन्होंने आलोचनात्मक पद्धति में ग्रंथ लिखा था, किसने, राम कुमार वर्मा ने। रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पद्धति में लिखा था, विधेयवादी पद्धति में लिखा था। ग्रियर्सन ने कालानुक्रमी पद्धति में लिखा था। और शिव सिंह सेंगर और गारसाद तासी ने कौन सी पद्धति में ग्रंथ लिखा था, तो वर्णानुक्रम पद्धति में ग्रंथ लिखा था। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समाज शास्त्रीय पद्धति या फिर तुलनात्मक पद्धति जिसे कहा जा सकता है, उस पद्धति में ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास पुस्तक में काल विभाजन किया है। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, में काल विभाजन का प्रयास किया है। तो हम देख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी में काल विभाजन का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने क्या है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इसको पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल भी कह सकते हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल।
आदिकाल को इन्होंने 10वीं से 14वीं शताब्दी, अब ये ईस्वी में, ठीक है, 1000 से 1400 ईस्वी, ये हो जाएगा 1400 से 1700 ईस्वी, और रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी, और आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अद्यतन। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल विभाजन था। अब देखेंगे गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार काल विभाजन। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल को क्या कहा था? शून्य काल का। और प्रारंभिक काल और शून्य काल का समय कितना बताया? 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। और मध्यकाल को बताया 1350 से 1857 ईस्वी तक। इसमें पहला पूर्व मध्यकाल बताया और उत्तर मध्यकाल बताया। पूर्व मध्यकाल का समय 1350 से 1500 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल का 1500 से 1857 ईस्वी बताया। और आधुनिक काल 1857 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक बताया। इन्होंने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना और इनका ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, ये आपका साथ साथ में रिवीजन भी हो रहा है ताकि आपको याद रहे ये फैक्ट्स। वैज्ञानिक इतिहास, इसका प्रथम भाग तो आया था 1964 में फर्स्ट भाग, और सेकंड भाग इसका आया था 1965 में सेकंड भाग आया था। और इन्होंने शालिभद्र सूरी को क्या माना? हिंदी का प्रथम कवि। शालिभद्र सूरी को हिंदी का, या आगे भी हम देखेंगे तब बताऊंगा मैं वापस, हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरी को तो हिंदी का प्रथम कवि माना है। और 3 भाग किए हैं, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर मध्यकाल को 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। ठीक है, और प्रारंभिक काल को इन्होंने क्या कहा है? शून्य काल भी कहा है। अब अगला देखते हैं हम नगेंद्र के अनुसार। नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास लिखा नहीं, उसका संपादन करवाया। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, उसमें इन्होंने काल विभाजन किया है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 1973 ईस्वी, उन्होंने इसमें काल विभाजन किया है। उनमें देखिए उन्होंने आदिकाल को 7वीं सदी से 14वीं सदी मध्य तक बताया, 1400 से 700 से 1350 ईस्वी तक। और भक्ति काल को 14वीं सदी मध्य से 17वीं सदी मध्य तक बताया, तो 1350 से 1650। और रीति काल को 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी मध्य तक बताया, तो 1650 से 1850 तक। और आधुनिक काल को 19वीं सदी मध्य से अब तक बताया गया, जिसमें 1850 से लेकर अब तक। तो अब इसमें देखिए इन्होंने आधुनिक काल को फिर 4 भागों में बांटा। 4 भाग कौन कौन से? भारतेंदु, देखिए रामचंद्र शुक्ल ने 3 भागों में बांटा, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा गया? भारतेंदु युग के लिए। द्वितीय उत्थान रामचंद्र शुक्ल ने कहा द्विवेदी युग के लिए। और तृतीय उत्थान रामचंद्र शुक्ल ने कहा छायावाद के लिए। वैसे ही आप देख सकते हैं इन्होंने किस भाग में बांटा। देखिए भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा, और जो कि 1857 से 1900 ईस्वी तक चला। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा और 1900 से 1918 ईस्वी तक चला। छायावाद 1918 से 1938। यहाँ देखना, जो नागरी प्रचारण सभा काशी है वो मानती है 1918 से 1936 तक का छायावाद का समय, जबकि ये मानते हैं 1938 का। और छायावादोत्तर काल, छायावाद के बाद जो काल हुआ वो 1938 से अब तक बताया जाता है, जिसमें प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल बताया गया है। प्रगति प्रयोग काल का समय बताया 1938 से 1953 ईस्वी और नवलेखन काल का समय बताया 1953 ईस्वी से अब तक। अब सर्वमान्य जो काल विभाजन है, जो सर्वमान्य मत है, वो है नागरी प्रचारिणी सभा काशी का। इसके अनुसार जो काल विभाजन है वो सर्वमान्य माना जाता है। ये आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। अब देखिए आदिकाल और वीरगाथा काल। आदिकाल और वीरगाथा काल का समय बताया उन्होंने 1050 ईस्वी से 1375 विक्रम संवत। 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल का 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल अर्थात रीति काल का 1700 से 1900 विक्रम संवत। अब आधुनिक काल को इन्होंने विक्रम संवत 1900 से अब तक। अब मैंने बताया था विक्रम संवत को ईस्वी में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1900 में से 57 वर्ष माइनस करने पड़ेंगे, तो आपके यहाँ आ जाएगा 1843 ईस्वी।
तो इससे आगे ईस्वी में काल विभाजन है। तो देखिए 1843 से 1843 से 1857 ईस्वी को हमने क्या कहा है, संक्रांति काल कहा है। उसके बाद आधुनिक काल के इन्होंने अलग अलग भाग किए। आधुनिक काल के भाग में देखिए इन्होंने पुनर्जागरण काल कहा, जिसको भारतेंदु युग कहा, जिसका समय 1857 से 1900 ईस्वी बताया। जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहा गया, जिसे 1900 से 1918 ईस्वी बताया गया। अब छायावाद का समय 1918 से 1936 बताया गया, जबकि नगेंद्र ने छायावाद का समय क्या बताया, 1918 से 1938 ईस्वी। और नागरी प्रचारण सभा काशी या सर्वमान्य मत क्या है छायावाद को लेकर, 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवाद 1943 से 1952 ईस्वी तक। और नई कविता 1952 से 1960 ईस्वी तक। साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 ईस्वी तक। और समकालीन कविता 1990 से अब तक मानी जाती है। अब ये आपके काल विभाजन का जो अध्याय था वो समाप्त हो चुका है। इससे आगे हम हिंदी के प्रथम कवि आदिकाल के जो बारे में जानकारी शुरू करेंगे, आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।